स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, सेक्शन 40 हमारा कहता है कि फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो है एस्टेब्लिश होगी, जो कि खास तौर पर डिजिटल फॉरेंसिक से रिलेटेड होगी। The federal government shall establish or designate a forensic laboratory independent of the investigation agency to provide expert opinion before court or for the benefit of the investigation agency in relation to the electronic evidence collected for the purpose of investigation and prosecution of offense under this act। यानी एक ऐसी जो है वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी डेवलप की जाएगी जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट वर्क करेगी और वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंडर में नहीं होगी। वो जो है उसका काम ये होगा कि वो असिस्ट करे इन्वेस्टिगेशन के अंदर और कोर्ट ऑफ लॉ को जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करे। लेकिन अभी जब तक कि ये एजेंसी अलग से जो ये फॉरेंसिक लेबोरेटरी अलग से इंडिपेंडेंट जो है वो अभी तक फिलहाल तो जो है वो नहीं हुई है डेवलप। जो गार्डन के अंदर भी लेबोरेटरी है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर में, और जो एफआईए के पास अपनी फॉरेंसिक लेबोरेटरी है वो डिजिटल फॉरेंसिक्स की अभी फिलहाल तो वही काम कर रही है। इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो डिजिटल फॉरेंसिक से रिलेटेड है फिलहाल तो एस्टेब्लिश नहीं हुई। बहरहाल इसके अंदर लिखा हुआ है कि टाइम टू टाइम जो है वो गवर्नमेंट इसके अंदर लाएगी बेहतरी और फिर उसको एस्टेब्लिश करेगी। और 41 हमारा जो सेक्शन है ये बात करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जो भी इनको जो मिलेंगी इसमें से इंफॉर्मेशन उसको कॉन्फिडेंशियल रखना होगा, प्राइवेसी को मेंटेन करना होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना होगा। ना सिर्फ ये कि इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है बल्कि जो भी जहां भी जिसके पास भी ये इंफॉर्मेशन होगी वो उसको जो है कॉन्फिडेंशियल रखेगा। नॉट विद स्टैंडिंग इम्यूनिटी granted under any other law for the time being in force, any person including a service provider while providing services under the terms of lawful contract or otherwise in accordance with the law, or an authorized officer who has secured access to any material or data containing personal information about another person discloses such material to any other person except when required by law without the consent of the person concerned or in breach of the lawful contract with the intent to cause or knowing that he is likely to cause harm, wrongful loss or gain to any person or compromises confidentiality of such material or data shall be punished with imprisonment for the term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 1 million rupees or with both, provided that the burden of proof of any defense taken by an accused, service provider or an authorized officer that he was acting in a good faith shall be on such service provider or the authorized officer as the case may be। यानी अगर ऑथोराइज ऑफिसर यानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जाहिर है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सबसे पहले उसी के पास होगी सारी इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड कर रहा होगा सर्विस प्रोवाइडर, तो एक कॉपी ऑब्वियसली सर्विस प्रोवाइडर के पास भी, क्योंकि पब्लिक स्विच भी है उसके पास भी मौजूद होगी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो किसी से मुतालिक कोई कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन है उसको लीक करेगा, या अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो करेगा या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन दोनों में से कोई भी बगैर कानूनी इजाजत के इलीगली अगर किसी को वो इंफॉर्मेशन लीक करेंगे और उनको बताएंगे जिससे उस शख्स को जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन है या जिसकी वो जो है वो प्राइवेसी इंटरप्ट होगी, उसको किसी भी किस्म का रेपुटेशन को लॉस हो सकता है, उसको किसी भी किस्म का जो है रॉन्गफुल जो है वो गेन या रॉन्गफुल लॉस, दोनों में से कोई भी एक चीज जो है वो कमिट हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में उसको चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो या चाहे जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, दोनों में से जो भी होगा शख्स इस बात का जिसके ऊपर भी जिम्मेदारी आती होगी उसको 3 इयर्स इम्प्रिजमेंट हो सकेगी और उसके अलावा उसको जो है जुर्माना भी 1 मिलियन तक हो सकता है, या फिर दोनों चीजें भी की जा सकती हैं, दोनों चीजें भी हो सकती हैं। तो इसलिए ये सख्ती से मना किया गया है कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसका खास तौर पर ख्याल रखना है ताकि
जो उसकी सीक्रेसी है उसको बरकरार रखा जा सके, और जिसकी वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जिसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वो चीजें, उसकी जिंदगी भी जो है वो किसी भी वजह से किसी मुश्किलात का शिकार ना हो। अच्छा, अब हमारे पास जो 42 सेक्शन है वो इंटरनेशनल कॉपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये काफी बड़ा सारा सेक्शन है, ये इतना छोटा नहीं है कि इसको अभी हम पढ़ लें। ये दोनों सेक्शन आपको समझ में आ गए तो हम ये वाला भी स्टार्ट कर लेते हैं ना इसको, फिर कंप्लीट हम दूसरी क्लास में करके थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो है, अच्छा ये दो सेक्शन समझ में आ गए ना। अब सेक्शन 42 हमारा बात कर रहा है इंटरनेशनल कॉपरेशन के बारे में, क्योंकि हमारे पास जो साइबर क्राइम्स है इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी एक मुल्क में बैठकर बंदा किसी दूसरे मुल्क में रहने वाले बंदे के साथ जो है वो किसी किस्म का भी रॉन्गफुल एक्ट कर सकता है, किसी को फ्रॉड कर सकता है किसी के साथ, किसी की जो है वो अकाउंट्स में से जो है वो उसका अमाउंट जो है वो गायब हो सकता है, या किसी की इंफॉर्मेशन जो है वो वहां से चोरी की जा सकती है, और डिफरेंट किस्म के क्राइम्स जो है वो कमिट किए जा सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो इसलिए जो है इसके अंदर इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत जो है वो पड़ती है बंदे हर मुल्क को। द फेडरल गवर्नमेंट मे अपॉन रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट थ्रू द डेजिग्नेटेड एजेंसी अंडर दिस एक्ट एक्सटेंड सच कॉपरेशन टू एनी फॉरेन गवर्नमेंट 24/7 network, any foreign agency or any international organization or agency for the purpose of investigation or proceeding concerning offenses related to information system, electronic communication or data, for the collection of evidence in electronic form relating to an information system or a real-time collection of data associated with the specified communication और इंटरसेप्शन ऑफ डेटा अंडर दिस एक्ट। यानी फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की जाएगी फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कि हमें फला मुल्क के अंदर मौजूद है हमारा जो ऑफेंडर है, और उसकी रियल टाइम हमें कलेक्शन करनी है, या हमें जो है फला मुल्क की कॉपरेशन चाहिए। तो फेडरल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ जो हमारी उनके मुल्क के अंदर ज़ाहिर हमारी एम्बेसी मौजूद होगी, उसके थ्रू उस मुल्क की हुकूमत के साथ राब्ता कर और वहां से जो है परमिशन ले सकती है हमारी हुकूमत। लेकिन हम किसके साथ ये बात कर सकते हैं? जिसके साथ हमारे मुआहदे होंगे इस सिलसिले के अंदर। इंटरनेशनल कॉपरेशन साइबर क्राइम्स के तहत जो है, अगर हमारा उस मुल्क के साथ ऐसा ट्रीटी साइन हुआ होगा तभी हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इंटरनेशनली अभी फिलहाल जो है इसके बारे में साइबर लॉ से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड काफी सारे ममालिक के आपस में ट्रीटीज हो चुके हैं। तो अब कभी भी अगर ऐसा कोई क्राइम कमिट होता है तो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की सतह पर अगर ऑफेंडर आपका मुल्क से बाहर बैठा हुआ है तो फेडरल गवर्नमेंट की सतह पर आपको एप्लीकेशन मूव करनी होती है, और फिर जब आपको वहां से परमिशन मिलती है तो फिर आप उस बंदे को या उस बंदी को अरेस्ट करने के लिए या वहां उसका रियल टाइम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, या ये सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, आप नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास के अंदर। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछें जी। मैम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैम जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है मैम, तो कोई ऐसा इंटरनेशनल इदारा नहीं, मतलब यूएनओ का या कुछ जो साइबर क्राइम जो इंटरनेशनली होते हैं उसको संभाले, या जहाँ इंटरपोल है तो मैम उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है इसमें? नहीं, इंटरपोल को कहा जा सकता है, लेकिन इंटरपोल को कहा जा सकता है लेकिन इसके लिए कोई खास तौर पर कोई ऐसा इदारा अभी तक डेवलप नहीं किया गया जो साइबर क्राइम के साथ जो है वो डील करे इंटरनेशनल लेवल पर। फिलहाल ये उस मुल्क से हम कॉपरेशन के लिए कह सकते हैं जिसके साथ हमारा जो है ट्रीटी होगा इस सिलसिले में। जैसे अभी जो है वो जब ये एंटी जो है वो जब नैब ने एक्टिवेट हुई है तो हमारी हुकूमत का जो बहुत सारे ममालिक के साथ जो है ऐसा कोई मुआहदा नहीं था, ऐसा कोई ट्रीटी नहीं था कि मनी लॉन्ड्रिंग अगर आपके मुल्क में हमारी मुल्क से की जाएगी तो आप हमें हमारा ऑफेंडर बाद देंगे। तो अभी पाकिस्तान ने जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर इसके जो है वो इसके बारे में एक मुहिम बाकायदा चलाई और बहुत सारे ममालिक के साथ मुआहदे किए हैं रिसेंटली कि अगर हमारे मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग की जाएगी, आपके मुल्क में अगर पैसे भेजे जाएंगे
तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और वहां से जो है हमें हमारा ऑफेंडर और हमारे पैसे वहां से लेने में हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि अभी तक वो जो है नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए, ये उनको वापस ला नहीं पाए हैं अब तक। मुआहदे होने के बावजूद, मुआहदे भी हो चुके हैं, इवन बरतानिया के साथ भी मुआहदा हुआ है पाकिस्तान का, सऊदी अरब के साथ भी हुआ है, बहुत सारे ममालिक के साथ अभी रिसेंटली जो है वो मुआहदे किए हैं। अगर हमारे ट्रीटीज होंगे, अगर हमारे मुआहदे होंगे, तभी हम उनके साथ जो है वो हम उनको कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखें ना, जब आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा होगा तो हर स्टेट अपने तौर पर सॉवरेन है, उनकी जो सॉवरेंटी है वो सुप्रीम है। हर मुल्क की सॉवरेंटी जो है वो उस मुल्क के अंदर सुप्रीम है। ऑब्वियसली हम उनको जबरदस्ती थोड़ी कह सकते हैं। जी, किसी और को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें। जी, किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर हम ऐसा करते हैं ना, फिर क्लास एंड कर लेते हैं ना। अच्छा, चैट में देखें किसी के क्वेश्चन आया हुआ है क्या कोई? किसी ने क्वेश्चन नहीं किया हुआ। चलें ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर हम इसी को दोबारा जो है 42 को दोबारा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। 42 को हम जो है वो अच्छी तरह समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास आगे और भी पढ़ना है, लेकिन बहरहाल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको अच्छा आपको जो है वो एक बात बता दूं कि इंटरनेशनल कॉपरेशन भी आपका एक टॉपिक हो सकता है साइबर लॉ की, जो आप असाइनमेंट बनाएंगे। एक आपका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और उसके जो उनकी जो एक्टिविटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। और रिसेंट जो केसेस हुए हैं उनको आप टॉपिक ले सकते हैं। तो आप एक काम करेंगे, साइबर लॉ के ऊपर अगर आपको जो असाइनमेंट्स बनानी है डिफरेंट, आप कुछ टॉपिक सोचें और फिर मुझे बताते जाएं कि मैडम हमने ये टॉपिक सोचा है, ये टॉपिक सोचा है। और एक टॉपिक के ऊपर 3 लोग जो है वो अपनी सेपरेट, लेकिन बनानी आपने सेपरेट है अपनी, 3 लोग जो है एक टॉपिक के ऊपर काम कर सकते हैं। फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी के पास कोई दूसरा टॉपिक होगा तो वो ले लेंगे, नहीं तो मैं ही आपको कोई दूसरा टॉपिक बता दूंगी, ठीक है ना। पैमरा भी उसमें शामिल है साइबर लॉ के अंदर, तो पैमरा से रिलेटेड भी असाइनमेंट बनाई जा सकती है। ठीक है, आप लोग अपने अपने टॉपिक सोचें, फिर मुझे बताइएगा और काम शुरू करें। आखिर आप लोगों ने जाहिर मिड टर्म की असाइनमेंट को बहुत अच्छी सी बना के देनी है, ठीक है। जी शुमाइल बोलें, क्या काम है आपको, कुछ क्या कहना है आपको? मैम जी जी मैम, एक हम ये भी टॉपिक तो ले सकते हैं ना मैम, फॉरेंसिक लेबोरेटरी जैसे कि FIA के पास वो भी डेजिग्नेटेड है एक, तो हम ये भी देख सकते हैं कि इस टॉपिक पर के अभी तक नहीं है कोई ऐसी लेबोरेटरी। यहाँ बार बार FIA वाले कहते रहते हैं कि हमें डिफिकल्टीज हो रही है। अभी हमारे मैम पास फॉरेंसिक लेबोरेटरी पर, हाँ फॉरेंसिक लेबोरेटरी पे उस बन पर भी सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बनाया जा सकता है। और जो डिजिटल फॉरेंसिक से रिलेटेड है, अभी हमारे पास इतनी अच्छी स्टेब्लिश हुई हुई लेबोरेटरी जो है वो नहीं है मौजूद। जो हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी अगर कोई डिजिटल फॉरेंसिक का विंग उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी इक्विपमेंट्स हैं, जरूर वो कर लेते हैं उसके अंदर। जैसे मोबाइल का डेटा रिकवर करना, अगर कोई जला हुआ मोबाइल भी उनको मिल जाता है तो रिकवर करवा लेते हैं उसमें से। इवन अगर कोई डिलीटेड मैसेज होते हैं वो भी आ जाते हैं उसके पास, और कुछ वो सर्विस प्रोवाइडर से ले लेते हैं, तो ये कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसको बहुत ज्यादा डेवलप होने की जरूरत है। बिल्कुल आप इस पे भी बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं, जैसे अभी साइबर स्टॉकिंग है। साइबर स्टॉकिंग जो है ये भी काफी हद तक जो है वो टॉपिक अच्छा है। इसके ऊपर भी आपको आर्टिकल्स भी मिलेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जिसमें हैकिंग का तस्करा आता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो उसके अंदर भी जो है वो बहुत सारे आपको मिल जाएगा मटेरियल। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर भी काम किया हुआ है ना।